हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री का हमारा जो टॉपिक सीरीज चल रहा है, जिसमें देखेंगे हम लोग खिलजी वंश। तो खिलजी वंश को हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो अलग अलग शासक हैं उनसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, और वो पॉसिबल भी है तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होगा। उसलिए हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में तो 3 से 4 पार्ट करके हम खिलजी वंश को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले खिलजी वंश के आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो खिलजी वंश के बारे में हम अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं क्या है, और मतलब किस तरह से क्या इसमें है। और उसके बाद हम देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, यानी इसके जो संस्थापक रहे जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, इनके बारे में बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और रिकमेंड करूँगा, अगर आपने इससे पहले के बाकी के सीरीज़ को नहीं देखा, यानी बाकी के वीडियोज़ को नहीं देखा, तो जा कर के ज़रूर चेकआउट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खिलजी वंश। तो देखिए, खिलजी वंश जो है वो आपका 1290 से 1320 तक चला। जैसे दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत होती है वो 1206 से स्टार्ट होता है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली वंश में गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। तो गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290 तक चला है, अलग अलग शासकों के द्वारा। तो हमने उस वीडियो को डिस्कस कर चुका है। अब हम बात करेंगे 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश चलता है। तो खिलजी वंश जब स्टार्ट होता है तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें जानना है वो सबसे पहले देखेंगे, और आगे हम आगे के जो शासक होंगे उनको पार्ट बाय पार्ट करके देखेंगे। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासन काल सबसे कम समय तक रहा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश रहे, जैसे कि आपको पता है कि खिलजी वंश रहा, मतलब गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, उसके बाद आपका तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये जो 5 वंश आए, इनमें सबसे कम जो समय रहा वो किसका रहा? तो खिलजी वंश का सबसे कम समय रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं जस्ट 30 वर्ष इन्होंने ही शासन किया था, यानी बस 30 वर्ष का शासन इनका रहा। ठीक है। खिलजी जो है, खिलजी तुर्कों की 64 नस्लों में से एक थे, लेकिन यह निम्न वर्ग के तुर्क थे। राइट। अब यहाँ पे जो सबसे पहले जो शासक आते हैं वो हमारे हैं जलालुद्दीन खिलजी, जिनको हम लोग जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के नाम से भी जानते हैं। इनका जो शासनकाल रहा वो 1290 से 1296 तक रहा। इस खिलजी वंश में जो सबसे महान शासक, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो अलाउद्दीन खिलजी होता है, जिसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। उसमें अच्छे तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, और उनसे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा वो देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम जलालुद्दीन खिलजी यानी जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के साथ साथ इनके बारे में पढ़ेंगे, और इनसे जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो कवर करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि गुलाम राजवंश 1206 से 1290 के पतन के बाद खिलजी राजवंश 1290 से 1320 तक दिल्ली सल्तनत में एक नई शासक शक्ति के रूप में उभरा। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखी, और ये पहले शासक और इसके संस्थापक भी माने जाते हैं। जलालुद्दीन ने केवल 6 वर्ष की अल्प अवधि तक शासन किया, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनका जो शासनकाल है 1290 से 1296 तक, जस्ट 6 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। उसने बलबन द्वारा अपनाए कड़े नियमों को भी ढीला कर दिया, यानी आपको पता है कि बलबन अपने विद्रोहियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति को अपनाता था, मतलब बड़े कड़े कानून रखे थे। लेकिन इन्होंने उनके द्वारा बनाया गया जो भी कानून था उसको इन्होंने थोड़ा सा ढीला कर दिया था, मतलब कमज़ोर कर दिया था, थोड़ा सा राहत दिया था। इसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया था। अपनी योग्यता के बल पर इसने सर-ए-जहांदार शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त किया, तथा बाद में सामना का सूबेदार बना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा जिस तरह से हर महीने ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट की जाती थी, इस महीने भी स्टार्ट की गई है। डेली ऑनलाइन टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं व्हाट्सएप पे गूगल फॉर्म के थ्रू, तो आप जुड़ सकते हैं। देखिए, ग्रुप ए जो है इसमें मैथ्स और रीजनिंग के 25 एमसीक्यू दिए जाते हैं। 9 बजे ये टेस्ट आपको मिलता है, जिसमें अगर आपको जुड़ना है तो 49 का पेमेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप बी है इस बार, क्योंकि इसमें आपको टॉपिक टेस्ट, यानी हम आपको होमवर्क देंगे जिसमें आपको लूसेंट कवर कराया जाएगा, लूसेंट सब्जेक्टिव और साथ ही साथ घटना चक्र। तो 2 महीने के लिए इस बार ये बैच रहेगा आपका। एक बार जुड़ते हैं तो 2 महीने के लिए आपको 99 रुपीज़ का पेमेंट करना है, और हम इसमें आपको डेली बेसिस पे होमवर्क देंगे, जिसमें आपको 50 एमसीक्यू उस टॉपिक से बनाया जाएगा। 9:30 बजे ये टेस्ट होगा। ठीक है। और ऑनलाइन ही होता है, गूगल फॉर्म में, आपको पता ही है। और ग्रुप सी जो है इसमें बिहार एसएससी 10+2 और सीजीएल 4 को देखते हुए 75 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का टेस्ट लिया जाता है। 10 बजे ये आपका होगा, और इसमें 75 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 50 जीके जीएस के और 25 साइंस के होंगे। तो इसके लिए 51 का पेमेंट करना होता है।
अब पेमेंट कहाँ पे करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको जिस ग्रुप में भी जोड़ना उसके अकॉर्डिंग पेमेंट आप कर सकते हैं। अगर इकट्ठे पेमेंट करना है तो 199 होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा डिस्काउंट करके 190 का पेमेंट करना होगा एक साथ। ठीक है, पेमेंट करने के लिए ये नंबर है 9342851538। इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। कोई डाउट्स हो तो आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कैकोबाद ने इसे आरिज ए मुमालिक का पद दिया और शाइस्ता खां की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठाया। इसने दिल्ली के बजाय किलोखरी के मध्य राज्याभिषेक करवाया था, यानी किलोखरी। ठीक है, सुल्तान बनते समय जलालुद्दीन की उम्र 70 वर्ष की आयु थी। ये ध्यान रखेगा कि पूरे दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा शासन हुए जिनकी जो आयु थी वो सबसे ज़्यादा थी, यानी शासक बनने समय सबसे ज़्यादा उम्र में ये राज्य सिंहासन पर बैठे थे। 70 वर्ष की आयु थी। दिल्ली का वह पहला सुल्तान था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर थी। ठीक है, वह सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने विचार दिया कि शासन जनता के समर्थन से चलना चाहिए, ताकि भारत में हिंदू आबादी अधिक है तथा चूँकि भारत में हिंदू आबादी अधिक है अतः यह सही मायने में इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता है। तो इनका विचार आप समझ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी ने उदारता की नीति अपनाकर अभिजात वर्ग का समर्थन हासिल किया। उसने कड़े दंड वाली नीति का त्याग किया, यहाँ तक कि उन्होंने भी कड़ा दंड नहीं दिया जिन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह किया था, यानी उन्होंने उन लोगों को भी मतलब क्षमा की दृष्टि से देखा, क्षमा किया जिन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह किया था। उन्होंने सिर्फ उन्हें क्षमादान दिया बल्कि उनका विश्वास पात्र, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने न सिर्फ उन्हें क्षमादान दिया बल्कि उनका विश्वास जीतने के लिए सम्मानित भी किया। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छे शासक के रूप में थे, ऐसा नहीं कि क्रूरता इनके अंदर थी। अब यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे कि हालांकि इतने अच्छे कार्य करने के बावजूद भी कुछ लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज़ करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते। ठीक है, तो हालांकि उसके कई समर्थकों ने उसे कमज़ोर सुल्तान की संज्ञा दी, मतलब कि वो अपने जो विद्रोहियों के प्रति भी अच्छे तरीके से व्यवहार करते थे, उनको क्षमा करते थे, उनको फिर भी उनको सम्मानित किया। इस व्यवहार की वजह से उनके जो कई समर्थक थे उनको कमज़ोर सुल्तान की संज्ञा दे डाली। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी की सभी नीतियाँ अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पलट दी गई, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी जो थे, जो अपने शासन में जो भी नीतियाँ बनाए थे, जस्ट उसका अपोजिट अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। मतलब अलाउद्दीन खिलजी एक तरह से देखा जाए तो क्रूरता के रूप में वो उभरे। तो ये रहा जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी का जो भी इतिहास था। इसके बारे में अगर हम आप थोड़ा सा डिटेल और देखें, जैसे कि जलालुद्दीन खिलजी के समय की प्रमुख जो घटनाएं हैं वो आप यहाँ पे थोड़ा सा नज़र डालेंगे तो मलिक छज्जू का विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ, तो 1290 में कड़ा का सूबेदार मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। सुल्तान ने इसके विद्रोह का दमन किया। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रणथंभौर अभियान जो था वो आप देखेंगे 1291 में सुल्तान रणथंभौर अभियान किया, लेकिन किले की सुदृढ़ता को देखकर अपना अभियान वापस ले लिया और वहाँ का शासक हमीर देव था। तो यहाँ का जो शासक था हमीर देव था। मतलब ऐसे पूछा जा सकता है कि जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था, तो हमीर देव। ये बस ध्यान रखना है। मंगोलों का आक्रमण यहाँ पे देखेंगे कि 1292 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें मंगोल जो है वो पराजित हुए। सिद्धि मौला को मृत्युदंड, ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो याद रखेंगे। सिद्धि मौला को मृत्युदंड। सिद्धि मौला एक सूफी संत थे। सुल्तान की हत्या के षड्यंत्र रचने की संभावना के कारण मृत्युदंड दी गई थी। मतलब ये दोषी नहीं थे फिर भी इनको जो कि मृत्युदंड दी गई थी। सिद्धि मौला, ये नाम याद रखना आपको। देवगिरी अभियान इन्होंने किया था। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी अभियान हुआ। इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर अपार धन प्राप्त किया। तो याद रखेंगे ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि मतलब ध्यान दीजिएगा, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी का शासनकाल था और उनके शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने इनके नेतृत्व में देवगिरी अभियान हुआ था। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर पूछा जाए कि शासन काल किसका था तो वो फिरोज़ का मतलब जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी का शासनकाल था। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, सुल्तान की हत्या जो हुई वो 1296 में कड़ा में अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान की हत्या कर दी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप कि जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के इतिहास से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब चलिए इनसे जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता है वो हम देख लेते हैं।
तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि गुलाम वंश की समाप्ति के बाद किस राजवंश का या फिर किस वंश की स्थापना हुई। तो हमने देख लिया कि गुलाम वंश की स्थापना के बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है, जो कि 1290 से लेकर के 1320 तक चलता है, यानी 30 वर्ष तक इन्होंने शासन किया और पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला यह खिलजी वंश रहा। नेक्स्ट आता है कि गुजरात में नुसरत खां ने मलिक काफूर को कितने दिनार में खरीदा था। गुजरात में नुसरत खां ने मलिक कफूर को, ये ध्यान रखिएगा कि मलिक कफूर को किसने खरीदा था, कहाँ से, तो गुजरात में नुसरत खां ने खरीदा था 1000 दिनार में, यानी इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल करके क्या रखा था। तो चित्तौड़ का नाम बदल करके इन्होंने खिरजाबाद कर दिया था। ठीक है, खिरजाबाद ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल 1296 से 1316 तक आता है, दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान खिलजी वंश से संबंधित है। खिलजी मतलब खिलजी जो है 1200 इनकी बात कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं कि 1303 में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, और यहाँ पे आप देखेंगे विजय प्राप्त की और बाद में इसका नाम बदल करके खिरजाबाद, ठीक है, खिरजाबाद यानी खिरजाबाद कर दिया। चित्तौड़ पर कब्जा करने के लिए उसने राजा रतन सिंह को हराया था। तो राजा रतन सिंह, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। खिलजी वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरव शाह, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नासिरुद्दीन खुसरव शाह, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी से भी जुड़ा है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको इनसे प्रॉपर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट होगा अलाई दरवाज़ा जो है वो आपका सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण कराया। तो स्थायी सेना का निर्माण जो है वो सर्वप्रथम खिलजी नहीं कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों को नगद वेतन देने की जो प्रथा है उन्होंने स्टार्ट किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने खून और फौलाद की नीति को अपनाया। वह दिल्ली की पहला ऐसा सुल्तान थे जिन्होंने तुर्की सेना पर आधारित स्थायी सेना की नींव रखने वाला पहला सुल्तान था। उसने घोड़े को दागने की प्रणाली और सैनिकों की एक सूची भी रखी। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन डी, मुबारक शाह खिलजी डी होगा। खिलजी वंश ने कब से कब तक शासन किया। तो मुझे नहीं लगता अब आपको ये बताना पड़ेगा खिलजी वंश का शासन काल जो है वो कब से कब तक रहा, खिलजी वंश का समय क्या है, आप खुद इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश जो है वो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी पर शासन कर रहा था। तो रामचंद्र देव वहाँ के शासक थे। देवगिरी पर जब आक्रमण हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण जब किया, फिर जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के नेतृत्व में, तो देवगिरी के जो शासक थे रामचंद्र देव थे। ठीक है, रामचंद्र देव, और वो यादव वंश के शासक थे। यादव वंश यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, यादव वंश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट आता है कि अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालानुक्रमिक व्यवस्थित करें। तो देखिए, मैंने आपको इसके बारे में बताया तो नहीं, क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात है, और हम आज बात जो भी किए हैं वो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के बारे में। तो आई नो कि आप इसका गेस तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अब क्वेश्चन आया तो बता देते हैं। लेकिन हम जब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे तो हम इस क्वेश्चन को वापस से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट जो है गुजरात। तो गुजरात जब विजय हुआ वो आपका समय था 1299। ठीक है, 1299, और अलाउद्दीन खिलजी का ये पहला सैन्य अभियान था। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान कौन सा था, निम्नलिखित में से कौन सा था। तो गुजरात अभियान 1299। सेकेंड आता है देवगिरी। तो देवगिरी की बात करें तो इन्होंने 1306 से 7 में इस पर जो कि विजय किया। ठीक है, 1306 से 7। थर्ड पॉइंट अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट आपका है मालवा। तो मालवा पर 1305 में, और चौथा चित्तौड़ हमने देखा था, चित्तौड़ का नाम बदल करके इन्होंने क्या रखा था, खिरजाबाद। तो खिरजाबाद कब इन्होंने, तो 1303 में, 1303। अगर अब हम इसको अच्छे से अरेंज करें तो सबसे पहले फर्स्ट आएगा, उसके बाद 4 आएगा। तो फर्स्ट के बाद 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि 13 जून 1290 किसने खिलजी वंश की स्थापना की। तो 13 जून 1290 से 1320 तक हमने देखा, लेकिन खिलजी वंश की जो स्थापना का डेट है वो 13 जून याद रखेंगे, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने किया था।
तो ए करेक्ट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने किलोखरी महल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपना राजधानी बनाया? तो किलोखरी में हमने ऊपर में पढ़ा था कि फिरोज़ खिलजी जो हैं उन्होंने अपनी जो राज्याभिषेक कराया वो किलोखरी में कराया था। दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी थे, जिनकी राज्यारोहण के समय आयु क्या थी? यानी जब वो शासक बन रहे थे, राज्याभिषेक उनकी हो रही थी, उस वक्त उनका उम्र क्या था? जो कि दिल्ली सल्तनत के सबसे वृद्ध शासक कहलाएंगे, वो है 70 वर्ष। 70 वर्ष की आयु इनकी थी। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी को निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आरिज ए ममालिक यानी सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी के पद पर नियुक्त एवं बरन का सूबेदार बनाया था? और वो कौन थे? तो वो है कैकुबाद। हमने ऊपर में डिस्कस किया हुआ है कैकुबाद। ठीक है। नेक्स्ट है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शाइस्ता खां की उपाधि दी थी? तो शाइस्ता खां की उपाधि देकर के इनको मतलब दिल्ली सल्तनत का शासक बनाया। तो वो कौन थे? तो राइट आंसर होगा कैकुबाद। ठीक है, कैकुबाद ऑप्शन बी। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा पद सृजित किया था? जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा पद सृजित किया था? तो फिरोज़ खिलजी ने दीवाने वकूफ़ का एक पद है, इसको जो कि सृजित किया, ऑप्शन डी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था? उदार दृष्टिकोण रखता था हिंदू जनता के प्रति, वो है जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। ठीक है, फिरोज़ खिलजी ऑप्शन ए। फिरोज़ खिलजी की आज्ञा से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन नामक एक दरवेश को केवल राजद्रोह के संदेह पर फांसी दे दी गई थी? मतलब षड्यंत्र इसने रचा तो नहीं था, लेकिन सिर्फ संदेह की वजह से इनको फांसी दी गई थी, और हमने देखा था सिद्धि मौला। ठीक है, सिद्धि मौला ऑप्शन सी करेक्ट है। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में की है? अपनी किस रचना में की है? अमीर खुसरो ने सलाहुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का जो वर्णन है वो अपनी किस रचना में की है? तो मिफ्ताह उल फुतूह ऑप्शन ए। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मिफ्ताह उल फुतूह जो है वो किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे कौन? तो ये तुर्क थे, और सबसे निम्न वर्ग के तुर्क थे, ऑप्शन सी। देखिए, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी से जो भी प्रश्न बन सके वो हमने यहाँ पे देखा। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने सुल्तान कैकुबाद और सुल्तान की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की। मतलब कि कैकुबाद की हत्या इन्होंने कर दी, जिन्होंने इनको शाइस्ता खां की उपाधि भी दिया था। तो ध्यान रखेंगे किसकी हत्या कर दी? तो कैमूर्स। ठीक है, कैमूर्स आपको पता ही है कि गुलाम वंश के अंतिम जो शासक थे शमसुद्दीन कैमूर्स थे। तो यहाँ पे फिलहाल आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो छोटा सा था लेकिन इन्फॉर्मेटिव था, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस तरह की रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।